फरवरी 2021 पूरी दुनिया कोविड के कहर से उभरने की कोशिश कर रही थी। WHO ने कोविड के पहले वैक्सीन को बनाने की मंजूरी दी तो लोगों में एक उम्मीद जगी, उम्मीद की शायद अब सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोविड के पहले वैक्सीन की खुशियां मना रही थी, वहीं भारत के पड़ोस में एक ऐसा देश भी था जहां के लोगों की जिंदगी रातों रात बदल गई। वो सोए तो एक लोकतांत्रिक देश में थे, लेकिन सुबह जब उनकी नींद खुली तो उन्हें पता चला कि उनके देश में सत्ता का तख्ता पलट हो चुका है। अगर नहीं जानते तो बता दें कि हम म्यांमार की बात कर रहे हैं, जहां के सभी नेता जेल में हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता अब सेना के पास है, जिसने इस देश में कभी लोकतंत्र को टिकने ही नहीं दिया, जिसने दावा तो किया था कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे और अगले 1 साल में चुनाव करवाएंगे। लेकिन आज सेना के उस वादे को किए 4 साल बीत चुके हैं और चुनाव का कोई नामो निशान नहीं। पूरा देश जंग का मैदान बन चुका है और 75,000 लोग मारे जा चुके हैं। लोग गाजा और यूक्रेन के युद्ध की बात तो कर रहे हैं, लेकिन म्यांमार की किसी को नहीं पड़ी। पर क्यों? क्या वजह है कि म्यांमार को दुनिया से अलग थलग कर दिया गया है और कैसे म्यांमार भारत और चीन के बीच जंग का नया मैदान बन गया है? जानेंगे ये सब मिलकर आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है Why is no one talking about Myanmar? Myanmar's 10-year journey to democracy appears to be over. The military takeover has sparked the biggest demonstrations seen in Myanmar in more than a decade. A stark warning from the UN Special Envoy on Myanmar, quote, a bloodbath is imminent. भारत और म्यांमार का रिश्ता सदियों पुराना है, जिसकी शुरुआत मौर्य साम्राज्य के समय हुई थी, जब मौर्यन एम्पायर के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने कई दूतों को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजना शुरू किया। उन्हीं देशों में से एक था बर्मा, यानी कि आज का म्यांमार, जहां बौद्ध धर्म इतना फला फूला कि आज वहां की आबादी में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। यहाँ तक कि म्यांमार में इतने बौद्ध मंदिर हैं कि इसे कंट्री ऑफ पगोडास भी कहा जाता है। पगोडा बौद्ध मंदिर का ही एक प्रकार है। इस तरह के मंदिर म्यांमार के अलावा चीन, जापान और थाईलैंड जैसी जगहों में देखने को मिलते हैं। खैर, भारत से बौद्ध धर्म तो म्यांमार में मौर्य काल में ही पहुंच गया था, लेकिन भारतीय इससे सैकड़ों साल बाद वहां पहुंचे। अब आप जानते ही होंगे कि इस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज लगातार अपनी सीमाओं को बढ़ाने में लगे थे। 1825 वो पहली बार था जब अंग्रेजों की नजर बर्मा पर पड़ी, जिसके बाद से ही अंग्रेजों ने इस पर कब्जा करने की कोशिशें शुरू कर दी। इसके चलते दोनों के बीच कई युद्ध हुए, जिन्हें एंग्लो बर्मीज वॉर कहा गया, जिसमें 1885 में थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर में जब बर्मा की हार हुई तो अंग्रेजों ने बर्मा को भी ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया और इस तरह बर्मा भी हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। 1885 के बाद से ही कई इंडिया के बिजनेसमैन बर्मा की राजधानी रंगून में जाकर बिजनेस करने लगे, जिससे बर्मा के लोग ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि इंडिया और बर्मा दोनों ही बहुत अलग देश हैं। इनकी कोई भी बात एक दूसरे से मेल नहीं खाती। इसके अलावा बर्मा के लोगों का ये भी मानना था कि भारत के लोग उनके देश में आकर जो बिजनेस कर रहे हैं, इससे उन्हें तो प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन बर्मा की आम जनता को कोई फायदा नहीं। और दोस्तों, ये सिर्फ बर्मा के लोग ही नहीं, बल्कि कई अंग्रेज अफसर भी मानते थे, जिसके चलते ही 1 अप्रैल 1937 के दिन अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग करके अपनी एक अलग कॉलोनी बना दिया। लेकिन इससे भी बर्मा के लोगों की जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया, क्योंकि अंग्रेज तब भी उनका शोषण करने में लगे थे। इसी बीच साल 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और बर्मा को जापान ने जीतकर अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जापान ने यहाँ खुद राज करने की जगह एक संगठन बनाया, जिसका नाम रखा बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी, यानी कि BIA। जापानियों ने बर्मा की सत्ता इसी BIA को सौंपी, लेकिन ये सिर्फ एक कठपुतली सरकार थी, जो सिर्फ नाम के लिए बर्मा में सरकार चला रही थी, जबकि सभी बड़े फैसले टोक्यो में लिए जाते। ऐसे में BIA का ही एक ग्रुप जापान के खिलाफ हो गया, जिसके लीडर BIA के रक्षा मंत्री बोग्यो के ऑंग सन थे। ऑंग सन ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया और उनके साथ मिलकर जापानियों को बर्मा से बाहर निकाल दिया। इसी के चलते ऑंग सन को फादर ऑफ बर्मा भी कहा जाता है। जापानियों के जाने के बाद ऑंग सन ने एंटी फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग नाम से एक पार्टी बनाई और खुद ब्रिटिश मोनार्क से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बर्मा पर राज करने लगी। ऑंग सन को अपने देश के लोगों के साथ साथ ब्रिटेन को भी खुश रखना था, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए पहले तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन फिर बाद में चीजें बिगड़ने लगी। इतनी कि 19 जुलाई 1947 के दिन उनकी हत्या करवा दी गई। इसी बीच 4 जनवरी 1948 के दिन बर्मा को अंग्रेजों से आजादी मिल गई, जिसके बाद यूनू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन 1958 आते आते AFPFI में फूट पड़ गई। तब यूनू इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आर्मी जनरल नेविन के पास गए और उन्हें हालात सही होने तक देश का प्रधानमंत्री बनने का ऑफर भी दिया।
नेविन भी इसके लिए तैयार हो गए और वो अगले 2 साल तक बर्मा के केयर टेकर पीएम बने रहे। इसके बाद 1960 में चुनाव करवाए गए, लेकिन जनरल नेविन इससे खुश नहीं थे, क्योंकि अब वो सिर्फ एक आर्मी जनरल बनकर नहीं रहना चाहते थे। इसीलिए जनरल नेविन ने 1962 में आर्मी के सहारे सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और इसके बाद से शुरुआत हुई बर्मा पर सैन्य तानाशाही, जो अगले 26 सालों तक चली। इस दौरान आर्मी ने बर्मा में 5 बड़ी चीजें की। पहला, देश का संविधान भंग कर दिया। दूसरा, बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी को छोड़कर सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा दिया। तीसरा, फ्री प्रेस पर बैन। चौथा, बर्मा को बाकी दुनिया से अलग थलग कर दिया ताकि कोई बाहरी ताकत बर्मा में न आ सके। और पांचवा, सभी उद्योग धंधों को नेशनलाइज कर दिया, जबकि उनके पास इन्हें चलाने की काबिलियत तक नहीं थी। इसका नतीजा ये रहा कि बर्मा में अराजकता और भ्रष्टाचार ने अपनी सारी हदें पार कर दी। फिर 1987 में आर्मी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। आर्मी ने बिना कुछ सोचे समझे नोटबंदी कर दी, जिसके चलते बर्मा में रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी एक झटके में बर्बाद हो गई। ऐसे में नेविन को लगा कि अगर वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे तो लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन नेविन यहाँ भी गलत थे। उन्हें लगा कि सिर्फ कुर्सी छोड़ने से कुछ नहीं होगा। नेविन को उसके किए गए गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए, और ऐसा ना होता देख जनता का गुस्सा और भड़क गया और वो सड़कों पर उतर आए। जनता अब बदलाव चाहती थी, लेकिन सेना इसके सख्त खिलाफ थी। इसीलिए जब लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो सेना ने बेरहमी से उसे कुचल दिया। इन प्रोटेस्ट में 3000 लोगों की मौत हुई। सेना इस प्रोटेस्ट को दबाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन इस दौरान भारत से पढ़ लिख कर गई एक लड़की की आवाज को नहीं दबा पाई। वो लड़की इस विद्रोह के दौरान अपनी बीमार माँ से मिलने बर्मा आई थी, लेकिन जैसे ही उसने बर्मा में कदम रखा वो बर्मा के लोगों की आवाज बन गई। ये लड़की थी 33 साल की ऑंग सान सू की। ये ऑंग सान की बेटी थी, वही जिन्होंने ब्रिटेन के साथ मिलकर जापानियों को बर्मा से बाहर निकाला था और जिनकी 1947 में हत्या करवा दी गई थी। जब ऑंग सान की मौत हुई तो सू की सिर्फ 3 साल की थी। ऐसे में सूकी की माँ भागकर इंडिया आ गई और यहीं उन्हें बड़ा किया। सूकी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई से लेकर ग्रेजुएशन दिल्ली में रहकर की, जिसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चली गई और शादी करके वहीं बस गई। लेकिन जब 1988 में वो बर्मा गई और वहाँ की हालत देखी तो फैसला लिया कि वहीं रहकर बदलाव लाएंगी। लेकिन उनकी ये बात वहाँ की सेना को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके और कुर्सी के बीच आए। ऐसे में सेना ने तुरंत सूकी को पकड़कर जेल में डाल दिया, लेकिन तब तक जनता सूकी के साथ आ चुकी थी, जिसके चलते सेना को उन्हें छोड़ना पड़ा। अब सेना को डर सताने लगा था कि सूकी म्यांमार में कुछ बड़ा कर सकती है, इसीलिए हर वक्त उन पर नजर रखी जाती। इसी बीच सेना ने 1990 में म्यांमार में चुनाव करवाए, जिसमें सूकी की बनाई पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एक तरफा जीत गई। इससे सेना और भी ज्यादा डर गई और उन्होंने इन नतीजों को मानने से ही इनकार कर दिया। सू को भी नजरबंद कर दिया और 20 सालों तक वो नजरबंद ही रही। इसी बीच 1991 में उन्हें शांति का नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया, लेकिन चूंकि वो नजरबंद थी इसीलिए वो उसे लेने नहीं जा पाई। 2010 में जब उन्हें आजाद किया गया, इसके 2 साल बाद 2012 में वो उसे रिसीव करने गए, जिसके बाद 2015 में म्यांमार में फिर चुनाव हुए और जैसी एक्सपेक्टेशन थी सू की पार्टी बहुमत से चुनाव जीत गई। लेकिन इस बार भी वो देश की राष्ट्रपति नहीं बन पाई, क्योंकि सेना ने संविधान में फेरबदल करके ऐसे नियम बना दिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका पार्टनर विदेशी मूल का हो वो देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। सेना ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि सू ने क्यूबा के रहने वाले हिस्टोरियन माइकल एरिस से शादी की थी। ऐसे में वो चाहकर भी राष्ट्रपति नहीं बन सकती थी। ऐसे में एक दूसरा रास्ता निकालकर स्टेट काउंसलर का पद बनाया गया, जिसकी पावर किसी प्रधानमंत्री की ही तरह थी, लेकिन देश पर राज सेना का ही था। दरअसल जब सू के साथ म्यांमार के सभी पॉलिटिशियन नजरबंद थे, तब सेना ने संविधान में बदलाव करते हुए नियम बना दिया था कि पार्लियामेंट की 25% सीट्स हमेशा आर्मी के लिए ही रिजर्व रहेंगी। ऐसे में चुनाव चाहे जो भी पार्टी जीते, पर उसे सरकार आर्मी के साथ मिलकर ही चलानी पड़ती। सू ने भी यही किया और 2020 तक किसी तरह सरकार भी चलाई। लेकिन 2020 में जब दोबारा चुनाव हुए और सू एक बार फिर जीत गई, तब आर्मी से रहा नहीं गया और आर्मी जनरल मिन ऑन्ग लैंग ने 1 फरवरी 2021 की रात तख्ता पलट करवा दिया और खुद म्यांमार के नए राष्ट्रपति बन गए। तख्ता पलट के बाद आर्मी ने कहा कि चुनाव में जमकर धांधली हुई है, पूरे देश में करप्शन फैल गया है और देश के नेताओं को जनता की कोई फिक्र नहीं, जिसके चलते एक के बाद एक उन्हें जेल में डाला जाने लगा। कई नेताओं की जांच की जाने लगी और उनके खिलाफ मुकदमे चलाए गए। साथ ही सेना ने कहा कि जब तक करप्शन को काबू नहीं कर लिया जाता तब तक सेना ही सरकार चलाएगी। लेकिन जनता इस तख्ता पलट से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो एक लोकतांत्रिक सरकार चाहती थी जिसे उन्होंने खुद अपनी मर्जी से चुना हो। इसीलिए तख्ता पलट के 2 दिन बाद ही म्यांमार के लोग सड़कों पर आकर उनकी मिलिट्री जनता के खिलाफ पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करने लगे। लोगों ने सड़कों पर उतरकर 3 फिंगर सैल्यूट को अपने प्रोटेस्ट सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया
बता दें कि ये थ्री फिंगर सैल्यूट का आइडिया 2012 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म द हंगर गेम से लिया गया है, जिसमें जेनिफर लॉरेंस का कैरेक्टर कैपिटल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इस थ्री फिंगर सैल्यूट का इस्तेमाल करता है। इसके बाद से ये प्रोटेस्ट सिंबल के तौर पर काफी फेमस हुआ, जिसे कई देशों के लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन बर्मीज आर्मी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने 1988 की ही तरह एक बार फिर इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की। इसके चलते जो प्रोटेस्टर्स पीसफुल थे, आर्मी की इस हरकत से वायलेंट हो गए। अब लोग किसी भी हाल में मिलिट्री रूल नहीं चाहते थे। 19 फरवरी 2021 के दिन प्रोटेस्ट कर रही एक 21 साल की लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद प्रोटेस्ट और भी ज्यादा वायलेंट हो गया। आर्मी ने इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, इतना कि प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर ये कहकर गोलियां तक चलवा दी कि उन्हें बाहरी ताकत से मदद मिल रही है और वो लोग प्रोटेस्ट के बहाने देश को बर्बाद कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 4 सालों में म्यांमार में आर्मी के हाथों 73,000 लोगों की मौत हो चुकी है और आज म्यांमार में हालात ऐसे हैं कि स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर, यहाँ तक कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हाउसवाइफ्स तक आर्मी के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं और खुद को ट्रेन करने में लगे हैं। अब तक म्यांमार में सिविल वॉर के चलते अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। यहाँ तक कि 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने का ठिकाना या फिर खाने पीने का कोई जरिया नहीं। ये सब यूएन के भरोसे हैं और इनमें 72 लाख से भी ज्यादा औरतें हैं। दोस्तों, इस सिविल वॉर का स्केल इतना बड़ा है कि ये गाजा और यूक्रेन में चल रही वॉर से भी बड़ा है। लेकिन इसके बावजूद म्यांमार को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर कम ही न्यूज देखने को मिलती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि म्यांमार एक छोटा सा देश है जहां गल्फ कंट्रीज की तरह नेचुरल रिसोर्सेज नहीं भरे पड़े जिन पर कब्जा किया जा सके। हालांकि भारत और चीन ऐसे पड़ोसी देश हैं जो लगातार म्यांमार की मिलिट्री जनता से बात करके चीजों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत जहां म्यांमार में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश कर रहा है, वहीं चीन सिर्फ अपना फायदा देखने में लगा है। दरअसल चीन रेबल ग्रुप्स को तो पैसा और हथियार देकर उनकी मदद कर रहा है, लेकिन वो वही मदद मिलिट्री जनता की भी कर रहा है ताकि आगे चलकर जिसके पास भी सत्ता रहे उसे उसका फायदा मिलता रहे। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑंग सान सू की का बचपन दिल्ली में ही बीता है और उन्होंने यहीं इंडिया में ही पढ़ाई की है, जिसके चलते उनका झुकाव चीन से ज्यादा इंडिया की तरफ रहा है और वो इंडिया के साथ बेहतर रिश्ते बनाकर चलती भी आ रही है। अब चूंकि चीन नहीं चाहता कि इंडिया का इन्फ्लुएंस म्यांमार में रहे, इसी के चलते वो लगातार पैसों या फिर किसी और तरीके से म्यांमार को अपनी साइड करने में लगा है। इसके अलावा चीन ने म्यांमार को डेवलप करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए भी लगाए हैं। दरअसल म्यांमार चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड का अहम हिस्सा है, जिसके चलते चीन ने म्यांमार के क्याकफ्यू शहर में एक पोर्ट को डेवलप किया है। साथ ही क्याकफ्यू से चीन के कुनमिंग शहर तक एक हाईवे भी डेवलप करने में वो लगा हुआ है। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, लेकिन तख्ता पलट के बाद से ही ये प्रोजेक्ट विद्रोहियों के निशाने पर रहा है। ऐसे में चीन ने इन रेबल्स को खुश करने के लिए उन्हें पैसा और हथियार देना शुरू कर दिया। लेकिन चीन को इस बात का भी डर था कि कहीं रेबल्स की मदद करने के चलते बर्मीज आर्मी उनसे गुस्सा ना हो जाए, जिसके चलते चीन ने बर्मीज आर्मी को भी पैसा और हथियार देना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, म्यांमार जितना चीन के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही इंडिया के लिए भी है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से चीन के बहकावे में आकर भारत के कई पड़ोसी देश जैसे मालदीव्स, बांग्लादेश और नेपाल ने भारत की जगह चीन के साथ जाने को चुना है, उससे एशिया में भारत की ताकत कम हुई है। ऐसे में भारत ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि म्यांमार भी भारत को छोड़कर चीन के पाले में जाकर बैठ जाए, क्योंकि इससे भारत में बॉर्डर सिक्योरिटी जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, क्योंकि हमारा देश म्यांमार के साथ करीब 1600 किलोमीटर से भी लंबा बॉर्डर शेयर करता है और अगर म्यांमार चीन के साथ चला जाता है तो चीन म्यांमार के रास्ते भारत में घुसपैठ करने के साथ साथ और भी कई चीजें कर सकता है। इसके अलावा भारत और म्यांमार के बीच होने वाले ट्रेड पर भी फर्क पड़ेगा। दोनों देशों के बीच हर साल करीब 1.75 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है, जिसमें हम म्यांमार से बड़ी मात्रा में दाल, बीन्स और लकड़ियां इंपोर्ट करते हैं और वहीं म्यांमार हमसे शुगर और फार्मास्यूटिकल्स जैसी चीजें लेता है। इंडिया में तो बर्मा टीक वुड की काफी ज्यादा डिमांड रहती है। इसके अलावा इंडिया के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए म्यांमार में एक स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन होना बहुत जरूरी है, जैसे कल्दन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया और म्यांमार के बीच ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाने और समुद्री रास्ते को छोटा करने के लिए म्यांमार सितवी पोर्ट को न सिर्फ डेवलप किया है बल्कि उसे और ज्यादा हाईटेक बनाया है। इस पोर्ट की मदद से इंडिया म्यांमार के साथ साथ थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर तक अपना सामान जल्द से जल्द पहुंचा सकता है। कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के अलावा इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट, जिसमें तीनों देशों को जोड़ते हुए एक हाईवे बनाया जाएगा, जिससे तीनों देशों के बीच कार से भी ट्रेवल किया जा सकेगा। 1360 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तब हो गई थी।
पहले इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2015 तक पूरा किया जाना था, लेकिन लगातार होती देरी की वजह से ये 2015 तक पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते इसकी टाइमलाइन को बढ़ाकर 2027 तक कर दिया गया है। लेकिन अब भी इसका 45% काम ही पूरा हो पाया है, जिसमें भारत और थाईलैंड ने तो अपने अपने यहाँ के फेजेस को पूरा कर लिया है, लेकिन म्यांमार में लगातार चलती इंस्टेबिलिटी के चलते वहाँ अभी इसका काम शुरू भी नहीं हुआ। इसके अलावा चीन लगातार इस प्रोजेक्ट को डिले करने में लगा हुआ है, क्योंकि ये हाईवे चीन के चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर हाईवे को क्रॉस करते हुए निकलेगा, जो चीन को मंजूर नहीं। हालांकि जब सुन की म्यांमार की स्टेट काउंसिलर थी तब इसके काम में कुछ तेजी आई थी, लेकिन तख्ता पलट के बाद से ही इसका काम ठप पड़ा है। पड़ोसी देश में इंस्टेबिलिटी होना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट म्यांमार मिलिट्री जनता से बात करके वहाँ चीजों को सही करने और चुनाव कराने की कोशिश में लगी हुई है, जिसका अब नतीजा भी देखने को मिलने लगा है। दरअसल 2024 के लास्ट में म्यांमार की मिलिट्री जनता ने कहा है कि वो बहुत जल्द देश में चुनाव करवाने वाले हैं, जिसके बाद सत्ता जीतने वाली पार्टी को दे दी जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सरकार के खिलाफ लड़ रहे कई रेबल ग्रुप्स इलेक्शन चाहते ही नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इलेक्शन हुए भी तो आर्मी उसमें धांधली कर सकती है। इस वजह से वो चाहते हैं कि सू की जिन्होंने 2020 का इलेक्शन जीता था उन्हें ही सत्ता सौंप दी जाए, साथ ही आर्मी पर भी वॉर क्राइम्स के मुकदमे चलाकर उन्हें सजा दी जाए। अब आर्मी इसके लिए तैयार नहीं है और वो इलेक्शन करवाने की तैयारी कर रही है। अब ये इलेक्शन बिना किसी धांधली के हो पाएंगे, इसे लेकर कई सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर इलेक्शन के नतीजे आर्मी के मुताबिक नहीं आए तो क्या वो उसे मानेगी। इसके अलावा अभी के हालातों में म्यांमार में इलेक्शन करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी म्यांमार के आधे हिस्से पर आर्मी और बाकी के आधे हिस्से पर रेबल ग्रुप्स का कब्जा है। साथ ही 3 ब्रदरहुड अलायंस भी आर्मी के खिलाफ लड़ रही है। 3 ब्रदरहुड अलायंस 3 अलग अलग ग्रुप्स अराकान आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी और तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी का ग्रुप है, जिन्होंने अक्टूबर 2023 में आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन 1027 को लॉन्च किया था, जिसमें इस अलायंस ने आर्मी के कब्जे वाले कई इलाकों को जीतकर उस पर अपना कब्जा जमाया है, जहां आज उनके खुद के स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल से लेकर तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। 3 ब्रदरहुड का मानना है कि आर्मी सिर्फ इलेक्शन के बहाने उन जगहों पर कब्जा करने का प्लान बना रही है जहां से उन्हें हराकर वो भगा चुके हैं, इसीलिए उनका इलेक्शन करवाकर सत्ता सौंपने का कोई इरादा नहीं। अब दोस्तों, ऐसे हालातों में म्यांमार का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जैसे इस देश के हालात हैं, ऐसे में यहाँ लोकतांत्रिक सरकार बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो क्या इस वीडियो ने आपको अपने पड़ोसी देश के बारे में कुछ नया बताया? अच्छी लगी हो, इंसाइटफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर जरूर करें और ऐसी सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।